वैसे तो मैं मानती हूँ कि जो महिलाएं होती हैं वो वाकई में 8वां अजूबा होती हैं। उनमें अपार शक्ति होती है, एक जगह पीछे रह जाती हैं खुद का ध्यान रखने में। पढ़े लिखे लोगों को, रिच कम्युनिटीज में भी उनको नहीं पता कि ऐसा कोई वैक्सीन है जिसको लगाने से अगर फीमेल बीमार हो जाती है तो देखते हैं ना घर कैसे अस्त व्यस्त हो जाता है सारा। समय से दिखा लेते, समय से जागरूक होते तो आज आपका ट्रीटमेंट होता, आज आप हमारे बीच होते। हर लंप कैंसर नहीं होता। बच्चे आ जाते हैं, डर जाते हैं कि हमको ब्रेस्ट में गांठ है, बड़े लोग भी जानकारी की कमी से अपनी जान गंवा रहे हैं तो काफी बुरा लगता है। उससे भी बुरा ये लगता है कि आप उनको बार बार जागरूक कर रहे हैं फिर भी वो नहीं समझ पाते। पिछले साल हमने कम से कम, मैंने खुद ने 150 गायनोकोलॉजिस्ट को ट्रेन किया था। ये पॉडकास्ट मैं नहीं दे रही, माता रानी ही बुलवा रही हैं, तो उनकी कृपा से। कभी कभी पेशेंट हेजिटेट हो जाते हैं, अपनी बात एड्रेस नहीं करा पाते। गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए जरूरी है। जैसे मुंह में सलाइवा है, आंखों में आंसू है, ऐसे ही वजाइना में एक नॉर्मल डिस्चार्ज रहता है जिसका काम होता है टाइम टू टाइम वजाइना की सफाई करते रहना। मतलब कैंसर तो बाद में बनता है, उससे पहले बिलीव करते हैं कि सबसे बड़ा फीमेल हेल्थ में मिथ है कि उसको कहीं हाथ नहीं लगाने देना, कुछ नहीं करना, अछूत मानना, तो ये सही नहीं है। फिर हर डिस्चार्ज का अलग ट्रीटमेंट होता है। लंग्स भर के ऑक्सीजन तो लीजिए खुद के लिए, तभी तो थोड़ा यूट्रस को, ओवरी को, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा। मेरे यहाँ हर महीने की 22 तारीख को एक फ्री बोन मिनरल डेंसिटी कैंप होता है। जो बोन लोहे जैसी होनी चाहिए वो लकड़ी जैसी है। ऐसे ही हर महीने की 8 तारीख को मेरे यहाँ पैप स्मीयर फ्री होता है, ताकि अगर बच्चेदानी के मुंह पे कोई घाव है, कैंसर बनने की फ्यूचर में कोई समस्या है तो पहले ही पता चल जाए। बच्चों के लिए, पीसीओडी के लिए फ्री बोन BMI कैंप्स भी हम हर महीने की 15 तारीख को ऑर्गेनाइज करते हैं। अर्ली डिटेक्शन की वजह से उनकी जान बच गई हो। ऑलमोस्ट हर महीने एक केस तो ऐसा होता ही है जो अर्ली डिटेक्शन में पकड़ा गया हो। उनको एक महीने में एक बार 3 फिंगर से ब्रेस्ट को पाल्पेट करना है। अगर ऐसे पाल्पेट करने पर डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, अगर उसका OT टीम सपोर्टिव नहीं है, उसका टीम स्ट्रांग नहीं है, कई कॉम्प्लिकेशन आती हैं ऑपरेट करते टाइम। आई एम ऑल्सो थैंकफुल, और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी हूँ, इस हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन का मैं हिस्सा हूँ और मैं आपके साथ भी हूँ। सो हेलो एवरीवन, मैं रोमी कदाकर आज फिर से मौजूद हूँ आप सभी के सामने हमारे सेकंड एपिसोड में। और आज के गेस्ट के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को बस इतना बताना चाहूँगी कि ये फीमेल हेल्थ अवेयरनेस पॉडकास्ट हमारे लिए पर्सनली, स्पेशली मेरे लिए एक लाइफ सेविंग पॉडकास्ट बन चुका है। जब मैं हेल्थ एक्सपर्ट से मिल रही हूँ और काफ़ी नए लोगों से मिल रही हूँ मेरे कैंपेन से रिलेटेड, तो हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग हैं, वो काफ़ी मदद कर रहे हैं। वो हमें अप्रिशिएशन के साथ साथ एक गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आई अश्योर यू कि आप एक डॉक्टर और एक पेशेंट का जो इमोशनल कनेक्टिविटी होती है, जो इमोशनल एक बॉन्ड होता है, क्योंकि एक समय तक डॉक्टर भी अपने पेशेंट को ट्रीट करता है, तो एक लगाव होना एक जाहिर सी बात है। ये पॉडकास्ट सिर्फ फीमेल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप अपनी फैमिली के लिए क्या रोल प्ले कर सकते हो। आपके आसपास जितनी भी मौजूद महिलाएं हैं, चाहे वो आपकी मदर है, डॉटर है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस पॉडकास्ट के थ्रू ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक जानकारी प्रोवाइड करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट और जानते हैं फीमेल हेल्थ के बारे में। और मैं आप सभी लोगों से एक बात और बोलना चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट को बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। आपकी एक जानकारी किसी की जान बचा सकती है। तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे सेकंड पॉडकास्ट में, जिसमें हम डॉक्टर रक्षा मैम के साथ फीमेल हेल्थ के बारे में और भी डीपली नॉलेज के बारे में जानेंगे और सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसी परेशानियों को और रिजॉल्व, उनके बारे में और जानकारी जानेंगे, उनके सिम्टम्स के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, प्रिकॉशंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, हमारी हेल्थ का पहले से ध्यान रख सकें। तो चलिए डॉक्टर रक्षा मैम से मिलते हैं। तो हेलो, नमस्कार मैम, कैसे हो आप? हेलो रोमी, आई एम वेरी फाइन, थैंक यू। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इनवाइट किया, मुझे इतने सारे दर्शकों से मिलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच मैम। आप हमारे मैबियो कैंपेन से जुड़े, आपने अपना इतना इंपॉर्टेंट समय निकाल के हमारे पास आए मैम, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैम सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर रक्षा शर्मा, कंसल्टेंट गायनी, एंडोस्कोपिक सर्जन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा शुरू से इंटरेस्ट रहा है सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन, ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन अवेयरनेस कैंपेन्स में। इवन मेरा बर्थ डेट भी आता है वर्ल्ड कैंसर डे के दिन, यानी 4 फेब। तो शुरू से ही मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, PCOD, एंडोमेट्रियोसिस, जो यंग एडोलेसेंट गर्ल्स की प्रॉब्लम है, उस पर भी मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जैसे कि आजकल प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने लगी है, डायबिटीज़ से, हाइपरटेंशन से,
या फिर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस, मिस कैरेजेस बहुत सारे बढ़ गए हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को भी मैं अच्छे से एड्रेस करती हूँ। मुझे इस प्रैक्टिस में 15 साल हो गए काम करते करते, और शुरू से ही सारा फीमेल हेल्थ अवेयरनेस पे मेरा मेन मोटो रहा है। वेरियस NGOs से, क्लब से मैं जुड़ी हुई हूँ। नेशनल लेवल पे भी 2-3 प्रोग्राम्स में मैं काम कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा लगा मैम जान के कि आप सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हो मैम, तो बहुत बहुत थैंक यू मैम उसके लिए। तो हम सबसे पहले मैं अपना पहला सवाल पूछना चाहूँगी आपको मैम, जब WHO की रिपोर्ट्स हमने देखी और वेरियस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को विजिट किया, तो मैम सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में एक बहुत बड़ा इशू निकल के आया है। अभी तक हमारी सोसाइटी इसके लिए कंसर्निंग क्यों नहीं हो पा रही, और इस प्रॉब्लम पे इतना अटेंशन क्यों नहीं मिल पा रहा, इतना इग्नोरेंस क्यों है? आपने सही कहा, ये हमारे देश में भी एक बहुत बड़ा इशू है। सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन को लेके लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग इसके बारे में इतना बात नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं है डॉक्टर को दिखाने कब जाना है, क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करने से वो सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं, इनका जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सकता है, ऐसा लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो ये इसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि एक तो पॉवर्टी, पुअर रिसोर्स सोसाइटीज़, पुअर रिसोर्स कंट्रीज़, वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा रहता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर्स रहते हैं पुअर कंट्रीज़ के, वहाँ पर भी लैक ऑफ अवेयरनेस रहता है, और लैक ऑफ जो मतलब पैसे की कमी है, या हेल्थ पॉलिसीज़ बनाने वाले लोग हैं, उनको खुद ही इतना आइडिया नहीं है कि किस वे में, डायरेक्शन में काम करना है। इसके बाद कई चीज़ें होती हैं पुअर सोसाइटीज़ में, वो नहीं मिल पाती, जैसे HPV वैक्सीनेशन, वो अपने आप में कॉस्टली है। लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, रिच कम्युनिटीज़ में भी उनको नहीं पता कि ऐसा कोई वैक्सीन है जिसको लगाने से बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बच सकते हैं। उनको नहीं पता कि कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट कराने से कैंसर होने से पहले ही पता लगाया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर होने से पहले अपन अगर बार बार हर महीने ब्रेस्ट का चेकअप करें तो अपन उससे भी बच सकते हैं। तो ऐसे कुछ स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये विथ टाइम जब हम लोगों से ज़्यादा बात करेंगे, ऐसे टॉक शो करेंगे, या फिर डिफरेंट NGOs के थ्रू, डिफरेंट क्लब्स एंड सोसाइटीज़ के थ्रू जब हम महिलाओं से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, तो फिर ये लोगों में ज़्यादा फैलेगा। और मुझे ये भी लगता है कि ये इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो इतने कॉमन होते हैं, जैसे कि डिस्चार्ज या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज या ब्लीडिंग, वो इतने कॉमन महिलाओं के सिम्टम्स हैं कि महिलाओं को पता ही नहीं चलता कि उनको डॉक्टर के पास कब जाना है। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण ये लेट हो जाता है, मिस हो जाता है, या डायग्नोस टाइम पे नहीं हो पाता। हाँ, हमारी कोशिश है कि हम HPV वैक्सीनेशन को नेशनल हेल्थ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लेके आ पाएँ, लेकिन ये अपने आप में एक कॉस्टली वैक्सीन है, और अपने यहाँ इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फिर भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा ऑल इंडिया की जो गायनी सोसाइटी है, वो अभी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे वेबिनार्स कराकर या पर्सनल ट्रेनिंग्स के ज़रिए डिफरेंट गायनोकोलॉजिस्ट को वो इस बारे में प्रमोट कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं कि उनको अपने पेशेंट से कैसे बात करना है। पिछले साल हमने कम से कम, मैंने खुद ने 150 गायनोकोलॉजिस्ट को ट्रेन किया था। ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया लेवल पे लाखों गायनोकोलॉजिस्ट को फॉक्सी ट्रेन कर चुका है। सुपोषित माँ अभियान है जो बिरला जी के थ्रू आ रहा है, जिसमें हम महिलाओं को पोषण सही से देते हैं ताकि उनकी आने वाली संतान सही रहे। तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट के थ्रू भी हम कई बार उनको अप्रोच करते हैं, जैसे अपने कलेक्टर रहते हैं, उनको हम लेटर देते हैं, विज्ञापन देते हैं, या कई बार कैलेंडर में भी प्रिंट करके उनको देते हैं कि पहले उनको तो अवेयरनेस हो कि हमारी सोसाइटी में बर्डन कितना है। फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो इंडिया की कुछ सोसाइटीज़ में, कुछ सिटीज़ में अभी HPV वैक्सीनेशन फ्री हुआ है, लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं है ये फ्री में, है ना। तो अभी तो अपन को इसका कॉस्ट पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट अभी जो वैक्सीन्स देती है वो बहुत बेसिक वैक्सीन्स हैं और काफ़ी सस्ते होते हैं, जैसे कि DPT, BCG, हेपेटाइटिस, इनके। लेकिन हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी, देखते हैं आने वाले समय में कब तक अपन इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लेके आते हैं। मैम, फीमेल हेल्थ में जैसे कि आपके पास पेशेंट्स आते हैं मैम, तो कभी कभी पेशेंट हेजिटेट हो जाते हैं, अपनी बात एड्रेस नहीं करा पाते, तो आप उनको किस तरीके से हैंडल करते हो कि वो अपनी बात प्रॉपर तरीके से एड्रेस कराएं, और मैम क्या रीज़न्स हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम बता नहीं पाते? सबसे पहले तो मेरा सारी महिलाओं से यही निवेदन है कि आप सबसे पहले अपना ध्यान रखें और अपने डॉक्टर को दिखाने जाएं, है ना। महिलाएं कई बार घर में बहुत बिजी रहती हैं, वो पूरे फैमिली का ध्यान रखती हैं, खुद का ध्यान नहीं रखती। तो पहले तो वो खुद का ध्यान रखें और अपनी एक गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम है। अगर गायनेकोलॉजिस्ट आपका फ्रेंड है तो फिर आपकी आधी से ज़्यादा सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाती है।
आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी फैमिली में फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, भाभी से, जेठानी से डिस्कस करते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि मिसगाइड हो जाते हैं। अब डिस्चार्ज है तो वो बोलेंगे हाँ हमें भी डिस्चार्ज रहता है, कोई बात नहीं। कुछ नॉर्मल डिस्चार्ज को इन्फेक्शन की तरह प्रिवेंट बता देते हैं। तो कई बार तो हमारे पास लोग आते हैं नॉर्मल डिस्चार्ज को लेके परेशान होते हैं कि भाई हमें इन्फेक्शन है, हमें तो वाइट डिस्चार्ज है, ल्यूकोरिया है, वाइट लीकेज है, कितने सारे तरह तरह के नाम वो लेते हैं, लेकिन देखने पे वो बिल्कुल नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। महिलाओं को उनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में नहीं पता, बच्चों को उनके नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नहीं पता। तो अगर वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो उनकी अलग अलग भ्रांतियाँ दूर होंगी। इसके अलावा एबनॉर्मल ब्लीडिंग रहती है तो महिलाएं सोचती हैं कि ये तो ऐसे ही होता रहता है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं 1-1 महीने तक ब्लीडिंग चल रहा होता है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन वो सोचते ही नहीं कि उनको डॉक्टर को दिखाने जाना है। या कभी आना भी चाहें तो फिर उनको फैमिली इश्यूज़ रहते हैं या घर से नहीं निकल पाते, आधे टाइम घर में नहीं बताते। बड़ी महिलाएं हैं उनको बहुत प्रॉब्लम रहता है यूरिन लीक होने का या फिर वजाइनल एट्रोफी, वजाइना में छाले होने का, इन्फेक्शन होने का, वो भी हेजिटेशन के मारे, शर्म के मारे अपने घर में नहीं बता पाते। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सबसे कि अपनी प्रॉब्लम्स को पहले खुद पहचानें। आपको कुछ भी लगे तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उससे सही राय आपको कोई नहीं दे सकता। अगर कोई भी बीमारी का टाइम से पता चलेगा तो फिर आप उसका वैसे ही टाइम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बढ़ने से पहले ही अगर किसी चीज़ का ट्रीटमेंट हो जाए तो फिर आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जानी है। सही है। तुम सर्वाइकल कैंसर जैसे कि आप वैक्सीन के बारे में भी बता रहे थे, तो इसकी कोई एज है, मतलब इस एज ग्रुप के पर्सन्स को, फीमेल्स को ये लगवाना चाहिए और इस एज ग्रुप के पर्सन्स को नहीं लगवाना चाहिए? सबसे बेस्ट जो एज है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के लिए वो है 9 to 14 ईयर्स। अच्छा, ये दोनों गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ज़रूरी है। बॉयज़ को ये पिनाइल कैंसर और थ्रोट कैंसर, ओरोफेरिंजियल कैंसर से बचाता है। महिलाओं को ये सर्वाइकल कैंसर, वजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर, एनोजेनिटल कैंसर, वॉट्स, कोंडाइलोमा ऐसी चीज़ों से बचाता है ना। तो 9 to 14 ईयर एज ग्रुप में अगर वैक्सीन लगेगा तो वायरस आके चिपकेगा ही नहीं, आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी इतना स्ट्रांग होगा। अगर वायरस का एक्सपोजर ही नहीं है तो बीमारी तो वैसे ही नहीं होनी, है ना। और इसके अलावा 15 to 45 ईयर एज ग्रुप में इसके 3 डोजेज़ लगेंगे। 9 to 14 ईयर्स में 2 डोज लगेगा, एक अभी फिर 6 महीने बाद। अगर आप बड़े हैं तो ऑलरेडी हो सकता है आपको वायरस का एक्सपोजर हो, या अब आपका इम्यून सिस्टम बच्चे के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली कम काम करता है तो वैक्सीन का डोज अब ज़्यादा रिक्वायर्ड है। 15 to 45 ईयर्स की महिलाओं में इसके 3 डोज लगते हैं, जैसे एक अभी, फिर दूसरे महीने पर, फिर छठे महीने पर। हमें कोशिश करनी है कि 9 से 14 साल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हों। WHO का खुद का ये इस बार का मोटो है 90-70-90, मतलब 90% बच्चे जो 9 to 14 ईयर एज ग्रुप के हैं वो वैक्सीनेट होने चाहिए। 70% महिलाएं, उनको स्क्रीनिंग के थ्रू टेस्ट होना चाहिए। 35 से 65 ईयर के एज ग्रुप में मिनिमम 2 बार स्क्रीनिंग तो होना चाहिए। स्क्रीनिंग मतलब बच्चेदानी के मुंह से पानी जांच, जिसको पैप स्मीयर कहते हैं। ऐसा करने से कैंसर बनने से पहले कैंसर होने की संभावना का भी पता चल जाता है। मतलब कैंसर तो बाद में बनता है, उससे पहले 4 स्टेजेस होती हैं। लो ग्रेड लेजन होते हैं LSIL, फिर हाई ग्रेड लेजन होते हैं HSIL, फिर कैंसर इन सिटू बनता है, देन कैंसर बनता है। तो ये सारी चीज़ें आप जब बच्चेदानी के मुंह से पानी जांच करते हैं तो उसमें पता चल जाती है। अगर आपको इनमें से कुछ भी दिक्कत है तो टाइमली उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और एक और चीज़ कि 90% महिलाएं जो अर्ली कैंसर में डायग्नोस हो रही हैं उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाए, वो तभी पॉसिबल है जब अपन टाइमली लोगों को स्क्रीन करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। आप भी सब जो भी आज ये पॉडकास्ट देख रहा है, पहले ये चेक करें कि उसने क्या अपना पैप स्मीयर करवाया। अगर आप आज 30 to 65 ईयर की एज ग्रुप में हो तो आपको आज ही अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, पैप स्मीयर के बारे में अधिक जानकारी लेनी है। इससे हमें डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। 2 मिनट का प्रोसीजर होता है, कोई दर्द नहीं होता और 2 मिनट में आप फ्री हो जाते हो। 500-700 रुपीज़ का टेस्ट होता है, 5 साल में एक बार। कोई भी इतना पेमेंट आराम से कर सकता है और गवर्नमेंट में तो और सस्ता होता है, 200-300 का होता होगा। सर्वाइकल कैंसर के अर्लियर साइंस क्या होते हैं जिससे हम पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है? हाँ,
बहुत ही कंफ्यूजिंग साइंस होते हैं। मतलब पहले तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जो नॉर्मल महिलाओं को डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, सेम यही डिस्चार्ज आने लगता है, ज़्यादा क्वांटिटी में आने लगता है अगर बच्चेदानी के मुंह पे कोई घाव है या अर्ली कैंसर है ना। फिर बीच बीच में स्पॉटिंग होती है, ब्लीडिंग हो सकती है, रिलेशनशिप बनाने के बाद में स्पॉटिंग हो सकता है, जिसको कहते हैं पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग या पोस्ट कॉइटल स्पॉटिंग। मेंसेस के बीच में कभी भी आपको दाग लग सकता है, जैसे कि इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, या फिर किसी महिला के पीरियड बंद हो चुके हैं 50 साल की एज में और फिर उसको बीच बीच में दाग लग रहा है ब्लड का, तो इसका मतलब उसको डॉक्टर के पास जाना है, चेक कराना है। हो सकता है ये अर्ली साइंस हो जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना है। जब तक लोग आते हैं, यानी कि जब उन्हें बहुत ही फाउल स्मेल डिस्चार्ज आ रहा है, एक्सेसिव डिस्चार्ज है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, तब तक कैंसर ऑलरेडी स्टेज 2 या 3 में हो चुका होता है। इसीलिए इसके सिम्टम्स साइंस के भरोसे हमें नहीं बैठना है। आप बिल्कुल नॉर्मल हैं तो भी आपको पैप स्मीयर नाम की जांच करानी है 3 से 5 साल में एक बार, ताकि कैंसर होने से पहले, उसके सिम्टम्स आने से पहले ही आपको ये अंदेशा लग जाए कि HPV नाम का वायरस आपके अंदर है, उसके कारण आपके बच्चेदानी के मुंह में कुछ बदलाव शुरू हो चुके हैं, तो अपन उसको टाइमली ट्रीट कर सकते हैं। तो बस यही सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन ये महिलाओं के नॉर्मल सिम्टम्स के जैसे होते हैं, जैसे गंदे पानी की बीमारी या फिर पीरियड में एबनॉर्मेलिटी। तो इसीलिए ये मास्क हो जाते हैं, छुप जाते हैं, जल्दी पकड़ में नहीं आते। दूसरा, महिलाएं क्या करती हैं, लोकल डॉक्टर को दिखाती हैं, जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाते हैं, या फिर दवाई की दुकान से जाके खुद ही दवाई ले लेते हैं कि गंदे पानी की दवाई दे दो या ब्लीडिंग हो रहा है रोकने की दवाई दे दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उनको चेकअप कराकर फिर ट्रीटमेंट लेना है। तो मैम ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई जिस पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक एक्सपर्ट आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आप तक नॉलेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी हमारे थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं, उस पर हमें भी ध्यान देना चाहिए। हमें भी कोशिश करना चाहिए कि अगर हमारे फैमिली में हमारी मदर्स हैं, उन तक जानकारी नहीं पहुंच रही, तो हमें इस पॉडकास्ट के थ्रू हम कोशिश कर सकते हैं कि उन तक जानकारी पहुंचा सकें। आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा फीमेल हेल्थ में क्या मिथ है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं कि सबसे बड़ा फीमेल हेल्थ में मिथ है? मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा जो मिथ है वो है मेंसेस को लेके। अभी भी अपन कितना ही आगे आ गए, 21वीं सदी में चल रहे हैं, बट फिर भी मेंसेस को लेके लोगों में अभी भी यही धारणा है कि मेंसेस गंदे होते हैं, डर्टी है, इस टाइम पे हमको मटके को हाथ नहीं लगाना, किचन में नहीं जाना, खाना नहीं बनाना, पूजा नहीं करना, या फिर ज़्यादा रात में बाहर नहीं जाना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है। पहले इसलिए बनाई गई क्योंकि महिलाओं पे जिम्मेदारियां बहुत थी, उनको रेस्ट करने को टाइम नहीं मिलता था, तो ये दिन उनके निर्धारित किए गए कि अगर पीरियड्स में महिला है तो अपन उससे ज़्यादा काम ना कराएं, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने पूरे मंथ के सबसे वीक समय में है, जब उसकी बॉडी से कुछ ना कुछ मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसको न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत है, उसको रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, उसको आपके ध्यान की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन विथ टाइम ये आते आते ऐसा हो गया कि उसको कहीं हाथ नहीं लगाने देना, कुछ नहीं करना, अछूत मानना, तो ये सही नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मिथ है वो है डिस्चार्ज को लेकर। बहुत सारे छोटे बच्चे आते हैं, मैंने पहले भी बताया, यूँ बोलेंगे कि ल्यूकोरिया की शिकायत है या फिर वाइट लीकेज हो रहा है, डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, डिस्चार्ज के कारण वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उनको बुखार रहता है, या वो पतले हैं, या डिस्चार्ज के कारण उनका वेट नहीं बढ़ रहा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर 70% टाइम जो डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल होता है, सभी महिलाओं में है। ये नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जैसे मुंह में सलाइवा है, आँखों में आंसू है, ऐसे ही वजाइना में एक नॉर्मल डिस्चार्ज रहता है, जिसका काम होता है टाइम टू टाइम वजाइना की सफाई करते रहना, साथ में वहाँ की इम्यूनिटी को मेंटेन करना। तो ये एक नॉर्मल चीज़ होती है। लेकिन जब बच्चे बार बार जाते हैं या कहीं से भी दवाई खरीद के खा लेते हैं, महिलाएं भी, तो क्या होता है, हमारे वजाइना के नॉर्मल कीटाणु खत्म हो जाते हैं, उससे वहाँ का इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, तो अब वाकई में उनको इन्फेक्शन होने लग जाता है।
तो फिर अननेसेसरीली वाइट डिस्चार्ज का अपने को तबू नहीं बनाना, उसको लेके परेशान नहीं होना। कुछ प्रॉब्लम है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, गायनेकोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करना है, अपने आप दवाई लेके नहीं खाना है, नियर बाय जनरल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट नहीं करना है, ताकि वो देखे कि वाकई में डिस्चार्ज है क्या। फिर हर डिस्चार्ज का अलग ट्रीटमेंट होता है। ग्रीन डिस्चार्ज है, कर्डी डिस्चार्ज है, फंगल इन्फेक्शन के कारण है, बैक्टीरिया के कारण है, ब्लड लाइक डिस्चार्ज है, या फिर सर्वाइकल कैंसर वाला डिस्चार्ज है। तो फिर आपको कैसे पता? वो तो हर किसी का सेम ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, अपनी प्रॉब्लम के अनुसार अपने को ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बिना किसी जानकारी के आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। जब हमारे पास हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं तो क्यों ना हम उनसे कंसर्न करें। वो जब कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की, तो आप नहीं, ये आप कुछ चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप किसी से भी सलाह ले लेते हो, जब आपके पास हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं तो आप उनसे पूछिए, आप उनसे कंसर्न करिए। वो इतने प्यार से आपको चीज़ों के बारे में बताते हैं, आप एक बार कंसर्न करके देखिए। तो मैम काफ़ी बार देखा गया है कि फीमेल्स ज़्यादा ध्यान नहीं देती अपने हेल्थ पे, हमेशा अपने हेल्थ को इग्नोर करती हैं अपने करियर की वजह से, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। तो मैम इस माइंडसेट को हमें किस तरीके से चेंज करना चाहिए? आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि हमें हमारे हेल्थ के लिए कितना कंसर्न होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही। वैसे तो मैं मानती हूँ कि जो महिलाएं होती हैं वो वाकई में 8वां अजूबा होती हैं। उनमें अपार शक्ति होती है, सहन शक्ति होती है, वो मल्टीपर्पज़ काम एक साथ कर सकती हैं। अगर अभी अपन हस्बैंड को बोल देना कि बच्चे भी पैदा करने हैं, खाना भी बनाना है, ऑफिस का काम भी करना है, कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी धोने हैं, मेड का ध्यान रखना है, तो वो कोई भी टास्क पूरा नहीं कर सकता। लेकिन महिलाएं बिल्कुल दुर्गा माँ की तरह 8-10 हाथ होते हैं उनके, और हर जगह बराबर अच्छे से काम करती हैं, एक जगह पीछे रह जाती हैं खुद का ध्यान रखने में। तो मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है। एक महिला जब स्वस्थ होगी तो उसका परिवार अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। फीमेल्स आर द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, है ना, वो अपने घर का मेन पिलर स्ट्रेंथ होती है। अगर फीमेल बीमार हो जाती है तो देखते हैं ना घर कैसे अस्त व्यस्त हो जाता है सारा। तो महिलाओं को अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम से अपना खाना, टाइम से एक्सरसाइज करना, खुद के लिए टाइम देना। इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी और सोशल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, उस पर भी उनको ध्यान रखना चाहिए। अगर वो खुद स्वस्थ होंगी तो अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का अपने आप ही अच्छे से ध्यान रखेगी। अगर एक घर में एक महिला बीमार हो गई, उसको कोई जटिल समस्या निकल गई, तो फिर सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है उसके बिना। तो आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। हम क्या कर सकते हैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लिए टाइम निकालें। ठीक है, घर का खाना बनाते हैं, आप सबको खाना खिलाते हैं, लेकिन खुद के न्यूट्रिशन का आपको अता पता नहीं है। अपन ने देखा है कि महिलाएं ज़्यादातर क्या करती हैं, सबको खिलाने के बाद बचा हुआ खाना खा लेंगी, फ्रीज़ में रखा हुआ खाना खा लेंगी कि फिक जाएगा, वेस्ट हो रहा है। तो ऐसा खाने से क्या होता है, उनको न्यूट्रिशनल डेफिसिट रहती है, जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, अननेसेसरी का वेट गेन रहता है। तो टाइम से सारी चीज़ें नियमित रूप से खाना, कि आपको प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, अपने को ड्राई फ्रूट्स भी खाने हैं, डेली का 1-2 फ्रूट्स खाना है, सैलेड लेना है, हाई प्रोटीन इंटेक करना है, शुगर इंटेक से बचें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। फिर अपने ऊपर एक्सरसाइज के लिए भी ध्यान दें। अब वो कहती है घर में हम दिन भर इतना काम तो कर रहे हैं, एक्सरसाइज तो यही हो जाती है, ऐसा नहीं है। घर के काम में अगर वो झाड़ू पोछा नहीं है, इसके अलावा जितने भी काम हैं, ज़्यादातर कामों में या तो बैकएक रहेगा या अपना टाइम तो यूज़ हो रहा है। एक्सरसाइज के नाम पे जो बेस्ट एक्सरसाइज होती है वो होती है बैठ के पोछा लगाना, जो ज़्यादातर महिलाएं आजकल करती नहीं हैं, है ना। तो अपने को अलग से अपने लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है, अपनी स्ट्रेचिंग करनी है, प्राणायाम करना है। अगर पूरे दिन भर में आपको टाइम नहीं मिलता तो आप घूमते फिरते जब याद आ जाए तब लंग्स भर के ऑक्सीजन तो लीजिए खुद के लिए, तभी तो थोड़ा यूट्रस को, ओवरी को, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा, और इससे अपना थोड़ा सा हार्मोनल सिस्टम भी सही रहेगा। इसके बाद आपको फुल बॉडी चेकअप कराना है। हर साल में एक बार हर महिला को अपना फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए। जब वो कराएगी तो उसे पता चलेगा कि कितने सारे विटामिन की उसको डेफिसिट है। 80-90% महिलाएं विटामिन B12, विटामिन D और कैल्शियम डेफिसिट में रहती हैं। तो इनके सप्लीमेंट्स बीच बीच में खाना है। जब हम सप्लीमेंट्स लिखते हैं तो महिलाएं कहती हैं हम तो दवाई नहीं लेंगे, तो उन्हें समझाना पड़ता है ये दवाई नहीं है, ये वही चीज़ें हैं जो उनकी डाइट में कम है। या तो वो नेचुरल सोर्सेज से उनको बढ़ाएं, जैसे कि B12 के लिए ग्रीन्स ज़्यादा खाएं, अंकुरित अनाज लें, कैल्शियम रिच डाइट लें कैल्शियम के लिए, धूप में थोड़ी सी देर रहें। लेकिन वो ये सब तो कर नहीं पाते और ऊपर से सप्लीमेंट भी नहीं लेते, क्योंकि खुद को तो टाइम देती नहीं है वो, है ना।
तो मेरे यहाँ हर महीने की 22 तारीख को एक फ्री बोन मिनरल डेंसिटी कैंप होता है। तो ये कैंप बस मैंने इसीलिए रख रखा है ताकि महिलाएं अपना चेकअप कराएं। जब उन्हें पता चलता है कि उनका बोन डेंसिटी इतना ख़राब है, मतलब जो बोन लोहे जैसी होनी चाहिए वो लकड़ी जैसी है, या मान लो लकड़ी में भी दीमक लग गया, इतनी खोखली बोन्स अगर उनकी है, तो जब वो ऐसा देखती हैं तो खुद ही खरीद के कैल्शियम विटामिन डी खाती हैं, खुद अपनी सेहत का ध्यान रखती हैं। जब तक उनको पता ही नहीं कि उनका बोन कैसा है तो वो रिलेक्टेंट रहती हैं। ऐसे ही हर महीने की 8 तारीख को मेरे यहाँ पैप स्मीयर फ्री होता है, ताकि वैसे तो मात्र 500 रुपये का टेस्ट 5 साल में एक बार कोई भी महिला करा सकती है, पर फिर भी कोई नीडी है, नहीं करा पाती, या कईयों को लगता है कि डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं, तो मैं फ्री में उनका टेस्ट वैसे ही करती हूँ, ताकि अगर बच्चेदानी के मुंह पे कोई घाव है, कैंसर बनने की फ्यूचर में कोई समस्या है, तो पहले ही पता चल जाए। ऐसे ही बच्चों के लिए, पीसीओडी के लिए फ्री बोन बीएमआई कैंप्स भी हम हर महीने की 15 तारीख को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अलग अलग एज के लिए आपने देखा कि बच्चे भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, 15-16 साल के, 70-80 साल की महिला भी हमारे पास आती है। तो अलग अलग एज के लिए कुछ चीज़ें हमने डिफ़ाइन करके रख रखी हैं कि आप उनका आकर फ़ायदा ले सकते हैं। हेल्थ में अपना ये भी ज़रूरी है कि जैसे किसी को विद टाइम पीरियड्स गड़बड़ हो रहे हैं या यूरिन लीक का प्रॉब्लम हो रहा है, तो महिलाएं बताती ही नहीं हैं। तो इसके लिए उनको आयरन सप्लीमेंट अच्छे से लेना है। अगर ब्लड लॉस का ज़्यादा इश्यूज़ है तो ग्रीन्स ज़्यादा खाने हैं वापस से, ताकि हीमोग्लोबिन एक मेंटेन रहे। डिस्चार्ज के इश्यूज़ हैं तो साफ़ सफाई हाइजीन का उनको प्रॉपर अपना ध्यान रखना है। ऐसे बराबर समय समय पर अपनी जागरूकता से अपना चेकअप कराते रहें और अपना ध्यान रखें, क्योंकि आप फिट हैं तभी आपका घर फिट है। जैसे कि मैम ने आपको बताया कि आपको आपकी डाइट अच्छी रखनी है, आपको वेजिटेबल्स यूज़ करना है, आपको आपके रूटीन का ध्यान रखना है। अच्छा मैम, स्लीप का भी तो मैम ड्यूरेशन कुछ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। ऑन एन एवरेज 6 to 7 आवर्स स्लीप इज़ सफिशिएंट। और आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा जानकर, आजकल इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ गई है, महिलाओं को बच्चे लगने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो उनकी दवाइयों में आजकल एक चीज़ आती है मेलाटोनिन, वो आपको सुलाने में मदद करती है। क्यों? जब आप अच्छे से सोते हैं तो एग की क्वालिटी अच्छी बनती है। एग अच्छा बनेगा तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी अच्छी लगेगी, पीरियड टाइम से आएंगे। यानी कि स्लीप का इतना ज़्यादा महत्व है कि आपकी बॉडी के हार्मोन्स ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाएंगे अगर आप टाइम से सो रहे हैं। प्रकृति में कोई भी चीज़ है वो एक सर्कैडियन रिदम में चलती है। जैसे बाहर अगर रात हुई तो बॉडी के अंदर का सिस्टम अपने आप शट डाउन होने लगता है, डिटॉक्स की तरफ जाने लगता है। तो उस टाइम पे अगर आप सो रहे नहीं हैं, जैसे रात को 11 से 2 बजे का टाइम होता है, ये लिवर के डिटॉक्स का टाइम होता है। अगर इस समय अपन सोते नहीं हैं तो लिवर को रेस्ट नहीं मिलता, बॉडी में अच्छे से डिटॉक्स नहीं होता, तो फिर धीरे धीरे टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, अलग अलग बीमारियाँ पनपती हैं। ऐसे ही सवेरे 3 से 5 बजे का जो टाइम होता है ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है। इसीलिए बोलते हैं ना, इस समय उठ के प्राणायाम किया जाए ताकि अपने लंग्स को अच्छा ऑक्सीजन मिले। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइम आता है 5 to 7 PM के अराउंड, 7 AM के अराउंड मॉर्निंग में 5 to 7। इस समय अपना पेट अगर बराबर साफ हो जाता है तो अपनी बॉडी बाहर के सर्कैडियन रिदम के अनुसार चलती रहती है। तो स्लीप तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। एक साउंड स्लीप होने से आपका बॉडी का सिस्टम अपने आप अच्छा रहता है, आपकी भूख कंट्रोल में रहती है, आपके पीरियड्स रेगुलर रहते हैं, प्रेगनेंसी लगने में भी दिक्कत नहीं होती। इवन एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, इस तरह की समस्याएं भी कम होती हैं। तो आप सभी लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और मैम जो भी आपको बता रहे हैं प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि हम कहीं ना कहीं हमारी फॉल्ट है, कहीं ना कहीं मैम हम हमारी वजह से ही हम ध्यान नहीं रखते, इसलिए हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। हमें ऐसी सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि हम खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे। यही मैम इश्यू हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैम, आप जैसे कि आपके सर्वाइकल कैंसर का कोई ऐसा केस आया हो जिसमें अर्ली डिटेक्शन की वजह से बड़ा इन्फेक्ट हुआ हो, अच्छा हुआ हो कि उनकी जान बच गई हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसी तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। ऑलमोस्ट हर महीने एक केस तो ऐसा होता ही है जो अर्ली डिटेक्शन में पकड़ा गया हो, है ना। पैप स्मीयर में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। तो जैसे हाई ग्रेड लेजन या कैंसर इन सिटू या कैंसर स्टेज 1 भी हमने पकड़े हैं। और फर्स्ट स्टेज में अगर आप किसी भी कैंसर को ट्रीट करते हो तो उसके बाद अपना लाइफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस है। अर्ली डिटेक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें अपन ने अर्ली डिटेक्ट किया। हमारा तो काम ही यही है बेसिकली कि टाइमली डिटेक्ट करें। इवन जब हम लोगों को अवेयर करते हैं
तो ये पेशेंट बाहर जाता है, अपने फैमिली में फ्रेंड से बात करता है और फिर उनको अगर मिलता जुलता प्रॉब्लम होता है तो वो लेके आते हैं। तो ऐसे भी हमने देखा है कि किसी को हमने समझाया और वो अपने घर के किसी रिलेटिव को लेके आया कि भाई इनको ये प्रॉब्लम हो रही है, चेक करें। फिर हमने फाउंड किया कि अरे इसको तो स्टेज 1 कैंसर है, ट्रीट करना पड़ेगा, कीमोथेरेपी लगेगी, रेडियोथेरेपी लगेगी, ऐसा। तो ये है ना कि टाइमली डायग्नोज हो गया, टाइमली रेफ़र हो गया हायर सेंटर को, तो अब क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है उसका ऐसे। और सर्वाइकल कैंसर ही नहीं, ब्रेस्ट कैंसर में बहुत सारे, एक बात मैं बता दूं आपको, हर लंप कैंसर नहीं होता। बच्चे आ जाते हैं, डर जाते हैं कि हमको ब्रेस्ट में गांठ है, बड़े लोग भी, तो ज़्यादातर गांठें जो होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, जैसे फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ या फिर फाइब्रोएडिनोसिस, ये सब नॉर्मल है। लेकिन ब्रेस्ट में कोई भी गांठ है तो आपको उसका सोनोग्राफी कराना है, सुई जांच करानी है, अपने डॉक्टर को टाइमली दिखाना है। फिर डॉक्टर डिसाइड करेगा कि वाकई में कोई प्रॉब्लम है तो ऑपरेट करना है, नहीं तो फॉलोअप ज़रूरी है। टाइम टू टाइम आपको 1 साल में एक बार अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, दिखाने आना है। ऐसा आपको सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड कोई पेशेंट आया हो जिसको हमें पता ही नहीं था कि उसकी प्रॉब्लम छोटी सी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो और उसने काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्ट किया हो उसकी लाइफ पर? हाँ, ऐसे दुख होता है बताने में भी, पर मतलब हम जो पेशेंट्स को देखते हैं उनसे इमोशनली बॉन्ड हो जाता है हमारा। 3-4 साल से दिखा रहे हैं। अब जैसा मैंने कहा, मैं तो हर पेशेंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ कि ये समय समय पे जांचें कराएं, पर लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं। आपको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। मतलब मेरे तो 3-4 पेशेंट इतने अच्छे हैं कि उनको कभी मैंने समझाया था पैप स्मीयर के लिए, उन्होंने नहीं कराया, और जब हमने पकड़ा तो सर्वाइकल कैंसर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 निकला, और कुछ तो बचे भी नहीं हैं। तो फिर यही है कि समय से दिखा लेते, समय से जागरूक होते, तो आज आपका ट्रीटमेंट होता, आज आप हमारे बीच होते, ऐसा। मतलब आप समझ सकते कि मैम इमोशनल हो चुकी है कि एक कनेक्शन, मैम का भी इमोशनल कनेक्शन पेशेंट से होता है। सिर्फ जानकारी की कमी से अपनी जान गंवा रहे हैं तो काफ़ी बुरा लगता है। और मैम को उससे भी बुरा ये लगता है कि आप उनको बार बार जागरूक कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं समझ पाते। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट है और आप सभी लोगों को थोड़ा ओपन होना चाहिए, हमारी सोसाइटी को ओपन अप होना चाहिए चीज़ों के लिए, क्योंकि फीमेल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि इसके बारे में हम ओपनली कोई बात ही नहीं करते। मतलब क्यों नहीं करना चाहिए मैम? अब चीज़ें अपडेट हो रही हैं, हमारी टेक्नोलॉजी के साथ हम बढ़ रहे हैं, इतनी सारी हमारे पास सुविधाएँ हैं कि हम एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर भी आप लोग कंसर्न नहीं हो रहे। तो हमारा इस पॉडकास्ट करने का यही एक उद्देश्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना समझे कि ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे हेल्थ एक्सपर्ट आपसे बात कर रहे हैं, मैम आपको बता रही हैं कि दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, और मैम इमोशनल भी हो गई है। तो आप समझिए कि हम अपने किसी को खोते हैं तो कैसा लगता है, ये हम सब जानते हैं। तो आई थिंक आप रिलेट करते हो उस चीज़ को। बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि स्पेशली महिलाओं को अपना ध्यान खुद रखना है। अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर को ज़रूर बताना है। एक डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट से अच्छा आपका कोई फ्रेंड नहीं हो सकता। कुछ भी थोड़ा भी प्रॉब्लम लगे, मेरे तो मोस्टली सारे पेशेंट्स ही मेरे फ्रेंड्स हैं, है ना। तो कुछ भी प्रॉब्लम लगे आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें, आपकी अपनी बॉन्डिंग के अनुसार उनसे पूछें सब। इवन जैसे आपको कुछ सेक्सुअल इश्यूज़ हैं, लोग उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हैं ना। शादी हो गई है, बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, अकेले उसमें घुटे जा रहे हैं, किसी से समझा नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। ऐसा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को बिल्कुल फ्रैंकली बता सकते हैं, और वो आपको इससे निकलने का, बाहर आने का तरीका भी समझा देते हैं। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखें और समय से अपना स्वास्थ्य चेकअप कराते रहें, जागरूक रहें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाएं कि इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, कैसे टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराएं, और बीमारियों से डरे नहीं, लड़ें। सेम चीज़, कैंसर से हमें डरना नहीं है, उससे लड़ना है, उसको होने से पहले ही उसको रोक लेना है, और यही हमारा आज का उद्देश्य है। तो जैसे कि हम ब्रेस्ट कैंसर की भी काफ़ी केसेस देखने को मिलते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर से हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। सारी महिलाएं जो 20 साल से बड़ी हैं, भले वो 70-80 साल की हों, उनको 1 महीने में एक बार 3 फिंगर से ब्रेस्ट को पाल्पेट करना है। अगर ऐसे पाल्पेट करने पर, यानी दबा कर देखने पर आपको कोई भी गांठ महसूस होती है तो अपने डॉक्टर को बताना है। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर गांठ कैंसर नहीं होता, लेकिन अगर कुछ है तो हमें टाइम से पता चल जाना चाहिए।
फिर जब आपका डॉक्टर चेक करता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई गांठ है, तो फिर वो आपको बोलेगा सोनोग्राफी कराने के लिए। सोनोग्राफी थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसमें अपने को आइडिया लग जाता है कि वाकई में कोई गांठ है, कितनी बड़ी है, किस टाइप की है। फिर अपन एक सुई जांच करके देखते हैं, जो पैथोलॉजिस्ट का काम होता है, उसे कहते हैं FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। उसको टेस्ट करते हैं, 3 दिन में उसका स्लाइड बन के, रिपोर्ट बन के तैयार हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो गांठ है वो किस टाइप की है। अगर सिंपल गांठ है तो हमें कुछ नहीं करना, 1 सेंटीमीटर की कोई भी गांठ है तो उसकी सुई जांच ज़रूरी है। 3 सेंटीमीटर से बड़ी कोई भी गांठ है तो निकालनी ही है, भले वो नॉर्मल हो तो भी निकालनी है, क्योंकि अब वो ग्रो कर रही है तो कभी भी उसमें एबनॉर्मलिटी आ सकती है। फिर जो महिलाएं हैं 35 से 55 ईयर्स की एज ग्रुप में, इनको 5 साल में तो एटलीस्ट एक बार मैमोग्राफी करा ही लेना चाहिए। फॉरेन में हर साल मैमोग्राफी कराते हैं। मैमोग्राफी एक अलग तरह का एक्सरे है, जिसमें अगर ब्रेस्ट में कोई कैंसर है, उसमें कोई कैल्सिफिकेशन या वाइट स्पिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं मैमोग्राफी में, तो अपने को आइडिया लग जाता है कि ये गिठान अच्छी नहीं है, अपने को इसको और इवेल्युएट करना है या इसको ऑपरेट करना है। कई बार ब्रेस्ट डेंस होता है, हैवी ब्रेस्ट है, तो जो गांठें हैं वो हाथ से देखने पर मिस हो जाती हैं, पर मैमोग्राफी में उनका आइडिया लग जाता है। आप जब पेशेंट को ऑपरेट करते हो तो मैम आपका टीम का क्या सपोर्टिव रोल प्ले रहता है? क्योंकि मैम डॉक्टर्स तो हैं, बट मैम हमारी टीम भी हमारा एक जो सपोर्टिव रोल प्ले करती है, तो मैम एक बार बहुत ज़्यादा, हमेशा कोई भी वर्क हो, मेरा मानना है कि वो टीम वर्क ही होता है, और टीम वर्क ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो अपने आप में सर्जरी तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, इसमें टीम का बहुत ज़्यादा रोल है। छोटे से छोटे टेक्नीशियन से लेके अनेस्थेटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अनेस्थेटिस्ट आपको इतने अच्छे से बेहोश करता है कि आपको कोई दर्द महसूस नहीं होता, तो सबसे ज़्यादा तो आपको उसको थैंकफुल रहना है। फिर जो पूरा स्टाफ है, OT टेक्नीशियन, OT नर्सेज, वो आपको कैसे लेके आ रहे हैं, आपका पूरा केयर कर रहे हैं, ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद की, तो उनके लिए भी अपन को थैंकफुल रहना चाहिए। डॉक्टर तो है ही, वो ऑपरेट करेगा, ऑपरेट करके चला जाएगा, बट आप लोग हमेशा डॉक्टर से तो अटैच रह जाते हैं, लेकिन बैक ऑफ दिस डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता अगर उसका OT टीम सपोर्टिव नहीं है, उसका टीम स्ट्रांग नहीं है। कई कॉम्प्लिकेशन आती हैं ऑपरेट करते टाइम, उस समय हमें एक अच्छे टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कभी ऑपरेट कर रहे हैं, सिजेरियन कर रहे हैं या बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन कर रहे हैं, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अच्छा टेक्नीशियन होगा तो वो उस सिवियरिटी को समझेगा, जल्दी जल्दी आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स देगा और वो आपसे भी अच्छा उसको टैकल करेगा। लेकिन वहीं अगर कोई नौसिखिया है, न्यू कमर है, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा मुझे क्या करना है, वो पहले खुद ही डर जाएगा, फिर इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं देगा, तो अपना जो है ऑपरेशन उतना अच्छा सक्सेस नहीं हो पाता है फिर। तो इसीलिए एक अच्छी टीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट भगवान का आशीर्वाद। मैं बहुत आस्तिक हूँ, तो मुझे तो ये है कि हर काम करने से पहले मैं प्रे करके जाती हूँ कि प्लीज़ आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये ऑपरेट मैं नहीं कर रही, आप ही कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट मैं नहीं दे रही, माता रानी ही बुलवा रही हैं। तो उनकी कृपा से जैसे जैसे जितने लोगों को जागरूक कर पाए उतना अच्छा, उनकी कृपा से जितने ऑपरेशन हो, जैसा हो उतना अच्छा। बस मरीज़ जल्दी ठीक होकर जाए, सब पे उनकी कृपा बनी रहे। हाँ मैम, बहुत अच्छे हो। थैंक यू। बहुत प्यारे हो मैम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ऐसे कोई कैंसर्स होते होंगे जो मैम आप एड्रेस कराना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। जैसे यूट्राइन कैंसर की बात रह गई, अपन ने बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की तो बात कर ली, लेकिन बच्चेदानी का कैंसर अभी 2 तरह के होते हैं। एक होता है बच्चेदानी की झिल्ली का कैंसर, यानी कि एंडोमेट्रियम का कैंसर, वो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड अपना निकलता है उस झिल्ली का कैंसर। तो किसी कारण से अगर ये झिल्ली ज़्यादा बनने लग जाती है, स्पेशली पेरीमिनोपॉजल एजेस में, जैसे 40 to 50 ईयर का एज ग्रुप होता है, तो 50 ईयर्स के अराउंड अपने पीरियड बंद हो जाने चाहिए। कभी कभी पीरियड ज़्यादा चल रहा है, किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग है, तो उनमें अपन ये टेस्ट करते हैं, देखते हैं सोनोग्राफी में कि झिल्ली बड़ी हुई तो नहीं है। अगर कभी भी एंडोमेट्रियम बढ़ा हुआ लगता है तो हम उसका टेस्ट लेते हैं, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी। ये भी एक तरीके की स्क्रीनिंग प्रोसीजर है, यानी कैंसर होने से पहले कैंसर होने की संभावना का पता लगना। अगर एंडोमेट्रियल बायोप्सी में एंडोमेट्रियम बढ़ी हुई आती है, जैसे कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, फिर उसमें एबनॉर्मल चेंजेस आते हैं विद एटीपिया या विदाउट एटीपिया, तो ये एबनॉर्मल चेंजेस अगर दिख रहे हैं तो अपन सतर्क हो जाते हैं कि फ्यूचर में ये एबनॉर्मलिटी बढ़ेगी और कैंसर बनेगा। तो झिल्ली का कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर 40 to 55 ईयर एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन होता है। इसका पता हमें सिर्फ ऐसे चल जाता है कि ब्लीडिंग आपको ज़्यादा आ रही है,
हर 20 दिन से पहले पीरियड आ रहे हैं, पीरियड जल्दी बंद नहीं होते, लंबे लंबे चलते हैं, 5 to 15-20 डेज तक पीरियड चले ही जा रहे हैं, बंद नहीं हो रहे, हैवी फ्लो है, एक दिन में 4-5 पैड से ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। तो कभी भी जब पीरियड्स का इशू हो, पीरियड ज़्यादा आए, लंबे चलें या जल्दी जल्दी आए, तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसके अलावा एक और कैंसर होता है यूट्रस का कैंसर, उसकी बॉडी का कैंसर, या फिर उसमें फाइब्रॉइड होते हैं तो फाइब्रॉइड का कैंसर। आम तौर पे फाइब्रॉइड्स में कैंसर नहीं बनता, लेकिन हमने देखा है जैसे फाइब्रोसार्कोमा होता है, फाइब्रॉइड का कैंसर भी बन जाता है कभी कभी। तो अगर कोई भी फाइब्रॉइड आपको है 6, 7, 8 सेंटीमीटर से बड़ा है तो अपन को उसको ट्रीट कराना है या ऑपरेट कराना है। कई बार लोगों को पता होता है कि फाइब्रॉइड है 10 सेंटीमीटर का है, 7-8 साल से लेके चल रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं, होम्योपैथी ले रहे हैं, पर उससे कोई भी गांठ नहीं मिटती। और बाद में अगर वो चीज़ आपने रोकी नहीं तो फ्यूचर में 100 में से 1 से 2% चांस रहता है फाइब्रॉइड का भी कैंसर बनने का। फिर बच्चेदानी के पास में होती है दोनों नलियाँ, यानी कि फेलोपियन ट्यूब, 1% चांस फेलोपियन ट्यूब कैंसर का भी रहता है। और अंडेदानी में बहुत सारे सिस्ट होते हैं, सारे सिस्ट ऑब्वियसली कैंसर नहीं होते। नॉर्मल बच्चों में 30-35 ईयर्स तक की एज ग्रुप में जो सिस्ट होते हैं उसमें हम ज़्यादा ट्रीट नहीं करते, 3 to 5 मंथ में वो अपने आप घुल जाते हैं। लेकिन नज़र रखना है, मैंने आपको समझाया, फॉलो अप इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी प्रॉब्लम है तो रेगुलर चेकअप हर 6 महीने में या साल भर में फॉलो अप करना ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे 6 महीने बाद भी अगर वो गांठ है तो उसके कुछ अलग अलग ट्यूमर मार्कर्स अपन कराते हैं, या फिर सोनोग्राफी में भी हमें आइडिया लग जाता है कि ये जो ओवरी की गांठ है ये सिंपल है या कैंसर वाली है, उसके अकॉर्डिंगली अपन ट्रीट करते हैं। कोई भी कैंसर स्टेज 1 में पकड़ में आता है तो वो ट्रीटेबल है, लेकिन ज़्यादातर ओवेरियन कैंसर भी स्टेज 2 या 3 में पकड़ में आते हैं, और फिर उसके बाद कीमो रेडियो लगना और सारा ऑपरेट होना, वो मॉर्बिडिटी बहुत बढ़ जाती है, लाइफस्टाइल अपनी बहुत ज़्यादा दुखद हो जाती है ऐसा। और ये कैंसर से मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है? बहुत ज़्यादा। पेशेंट को पता चलता है कि उनको कैंसर है तो हमें बताने में भी उनको बड़ी झिझक होती है, बड़ा ध्यान से प्यार से बिठा के हम उनको समझाते हैं, और सुनते ही वो शॉक में आते हैं, उनको बहुत डर लगता है। वो सोचते हैं मैं ही क्यों, पहले तो उनको लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, डॉक्टर झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो 4 जगह जाएंगे, वो ढंग से ट्रीटमेंट भी नहीं लेंगे और समझ को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस ही नहीं हो पाता उनको कि उनको कैंसर जैसी समस्या है। ऐसे ही जब मैं पेपिस्मेयर के लिए कहती हूँ तो लोग मानते ही नहीं कि हमें तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन उन्हीं पेशेंट्स में किसी न किसी को बाद में कैंसर स्टेज 1 या 2 हमने पकड़ा है ना। तो सबसे पहले तो वो डर जाते हैं, फिर उसके बाद एंजाइटी, डिप्रेशन आने लगता है बहुत ज़्यादा, वो घर में ज़्यादा बातें नहीं करते, इमोशनली टूट चुके होते हैं, उनको खुद का तो टेंशन है ही, क्योंकि कैंसर अपने आप में आपको बिल्कुल थका देता है, इमोशनली, फाइनेंशियली और फिज़िकली भी। वो इतना दुख देता है कि मतलब अपने लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ अपन जी नहीं पाते, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फैमिली सपोर्ट। महिलाएं तो इसलिए टूट जाती कि उनका कौन ध्यान रखेगा, उनके बाद उनका बच्चों का, फैमिली का कौन ध्यान रखेगा। लेकिन फिर हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आपको कैंसर से डरना नहीं है, लड़ना है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कैंसर होने के बाद ठीक हुए हैं। अगर अर्ली स्टेज में कैंसर पता चले तो वो ट्रीटेबल है ना। तो अपन इसमें वेरियस NGOs का सहारा ले सकते हैं, टॉक शोज़ कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, ऐसी फीमेल्स को कलेक्ट करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं। जब फीमेल्स देखती हैं कि उनके जैसे और भी लोग हैं और वो कैसे कैंसर से लड़ रहे हैं और कितने लोगों को कितने अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो वो भी अपने आप में मोटिवेट होती है। अब वो इस बीमारी को एक्सेप्ट करने लगती है और इससे लड़ने के लिए तैयार होती है। अब जब लड़ भी रही है तो भी इसमें लाइफस्टाइल का सबसे ज़्यादा रोल है कि टाइम से सोना, उठना, बैठना, हेल्दी खाना, शुगर इंटेक कम से कम रखना, इंटरमिटेंट फास्टिंग रखना, यानी कि खाली पेट ज़्यादा से ज़्यादा रहना। इससे क्या होता है, कैंसर सेल्स को भी कम खाने को मिलता है तो उनकी ग्रोथ कंपैरेटिवली कम होती है या वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो अपन जैसे अपनी सोसाइटीज़ में, कल्चर में फास्टिंग करते थे पहले, या एकादशी का व्रत करते थे, तो ऐसा बोलते हैं कि अगर 36 आवर फास्टिंग कर रहे हो आप हर 15 दिन में, तो आपको कैंसर सेल्स वैसे ही नहीं पनपने वाली, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन तो सारा ही होता जाता है साथ के साथ ऐसा। तो इमोशनली, फिज़िकली इनको सोशल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसी महिलाओं को, और हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि ये लोग जो कैंसर थेरेपी ले रहे होते हैं, इनके बाल उड़ जाते हैं, ये थेरेपी ले लेके बहुत दुखी होती है, खाना नहीं खा पाती, और जो साथ वाले लोग होते हैं वो उनको ऐसे ही छोड़ने लग जाते हैं कि रहने दो, इनके पास जाएंगे तो हमें भी कैंसर हो जाएगा,
या केयर नहीं करेंगे या डरते हैं। कोई लिफ्ट में भी जा रहा होगा तो दूसरा आदमी 4 कदम पीछे हो जाता है कि भाई इसको तो कुछ प्रॉब्लम है, इससे दूर रहो। तो ऐसे नहीं करना, अपन को उनको सपोर्ट करना है। तुम ये स्प्रेड भी होती है ये प्रॉब्लम? नहीं होती, लेकिन जो आम पब्लिक है उसको ऐसा लगेगा कि ये आदमी इतना कमज़ोर है, इसके बाल उड़ गए, इसको तो ज़रूर कोई बीमारी है, कहीं इसकी बीमारी मुझे नहीं लग जाए, ऐसा लोग रिएक्ट करते हैं। तो नॉर्मल पब्लिक को ऐसा रिएक्ट नहीं करना। कैंसर एक दूसरे से बिल्कुल नहीं फैलता है, लेकिन अपने को उन लोगों को सपोर्ट करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनकी फाइनेंशियली, फिजिकली, सोशली उनकी हेल्प करनी है, उनको खुश रखने में कैसे अपन उनकी मदद करें ऐसे। और ऑब्वियसली स्पिरिचुअल अवेकनिंग का तो बहुत ज़्यादा रोल है। स्पिरिचुअलिटी आपको एक अंदर से स्ट्रेंथ देती है ऐसी चीज़ों से फाइट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो मैम ने काफ़ी सारी ऐसी जानकारी दी है, मैम ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज हमें दी है। हमें हमारी बस हेल्थ का ध्यान रखना है, और मैं बस मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मैम हमारे पॉडकास्ट में आए, हमारे मैं भी वो कैंपेन से आप जुड़े और समझे इस गंभीरता को, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। आई एम ऑल्सो थैंकफुल। और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी हूँ, इस हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन का मैं हिस्सा हूँ और मैं आपके साथ भी हूँ। अगर आपको कोई भी कैसी भी समस्या है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैडम के ज़रिए या डायरेक्ट मुझे डॉक्टर रक्षा शर्मा गूगल करके आप पास आ सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का निदान करने में हमसे जितना कोशिश होगा हम साथ देंगे आपका। आपके लिए हम भी हैं। तो ऐसे सवाल जवाब, कुछ ऐसी हेल्थ के बारे में जानकारी के साथ, ऐसे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ हम आपकी रूबरू कराते रहेंगे, आपकी बात कराते रहेंगे, आपको नॉलेज जितना हो सके उतना स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। और मैम थैंक यू सो मच अगेन कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और मैं भी वो कैंपेन के साथ जुड़े। थैंक यू सो मच मैम।